हेलो फ्रेंड्स। एएफआई में आप सबका स्वागत है। और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज है। ठीक है ना। क्वांटिटेटिव जिसको हम क्वांट भी बोलते हैं लेमन टर्म में। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है ना। अब ये जो किसी भी एग्जाम का ना, ठीक है ना, ये बेस होता है। इन जनरल हम जनरली इसको क्या करते हैं, कहाँ पे सबसे ज्यादा यूज करते हैं, एसएससी सीजीएल में यूज करते हैं इसको। ठीक है ना, एसएससी या बैंकिंग रिगार्डिंग कोई भी एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, वहां यूज करते हैं। लेकिन इन दिनों यूपीएससी के एग्जाम में जो जीएस 2 है ना हमारा प्रीलिम्स का, इसमें जो चीज निकल के आ रही है ना, एक वर्ड मैं यूज करता हूँ, साइलेंट किलर। ठीक है ना, मैं क्लास में भी यूज किया करता था साइलेंट किलर। तो सीसेट ना, इन दिनों सीसेट यूज टू बी द साइलेंट किलर। आपने जीएस 1 में बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन सीसेट में अगर आपके स्कोर जो है ना, ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते। लेकिन अगर आपने सीसेट क्लियर नहीं किया, तो जीएस 1 में भले आपने कितना अच्छा स्कोर किया हो, आपने मेंस कितना अच्छा तैयार कर रखा हो, सारे नोट्स आपके कंप्लीट हो, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक वाले पार्ट से। ठीक है ना। इसमें मैंने पर्पसली, ठीक है ना, अरिथमेटिक, ठीक है ना, और मैंने जानबूझ के जो नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल्स, ये जो बेसिक है ना, इसको एक बार के लिए मैंने अभी इग्नोर पार्ट मान के चलो कि क्वांट के इस पार्ट को मैंने भी जानबूझ के पर्पसली इग्नोर किया है। इग्नोर और सिंपल उसका रीजन है कि उसके अंदर थोड़े ना आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, जो कि बाकी मैथ्स के अगर आप पूरा अर्थमेटिक अगर एक बार कर लेते हो ना, तो बीच में हम कभी कभी उनको इस टॉपिक स्पेसिफिक, कभी एचसीएफ एलसीएम या कभी डिविजिबिलिटी रूल्स, वो उसके स्पेसिफिक जो है ना, वो मैं स्पेसिफिकली नंबर सिस्टम एक बार वो करा दूंगा बीच में। पर अब सवाल उठता है कि क्या ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो भी हम चैप्टर करेंगे यहाँ पे, उससे किस कहाँ तक, मतलब उसका जो लेवल होगा वो क्या होगा। तो इनिशियली जो है ना, जो प्लेलिस्ट आएगी अभी, इनिशियली जो क्वांट की जो प्लेलिस्ट है, वो अगर आप देखोगे, तो अभी उन बच्चों को ज्यादा एडवांटेज है जो एक तरीके से जिनका अभी बेसिक्स क्लियर नहीं है। अगर देखो किसी भी एग्जाम को ना क्लियर करने के, खास करके इस टाइप के एग्जाम को जो बैंकिंग, एसएससी, गवर्नमेंट, इसके सिंपल एक ही तरीके होते हैं जिसको बोला जाता है प्रैक्टिस। पर प्रैक्टिस क्या? तो इस इन तरीके के एग्जाम में ना, सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन का जो कैटेगराइजेशन होता है ना, वो होता है इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। इजी जो है वो 20 से एक क्वेश्चन होते हैं जो हर हर स्टूडेंट कर लेता है। मॉडरेट जो होता है ना, वो एक 40 से 50 से बीच में क्वेश्चन होते हैं जो मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं। इसमें उन बच्चों के चांसेस होते हैं जिन्होंने ठीक ठीक पढ़ाई कर रखी है। तो मॉडरेट में अगर आप 30 के अराउंड क्वेश्चन कर ले जाते हो ना, तो इजी और मॉडरेट मिला के 50। तो इन एक पॉसिबिलिटी होती है, जैसे आप सीमेट दे रहे हो तो इसमें आप अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हो। ठीक है ना। पर एक्चुअली जो सिलेक्शन, अब अगर आप मॉडरेट और इजी वाले पार्ट को भी अच्छा रखते हो ना, तो बहुत हाई चांस है कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। डिफिकल्ट क्या करता है, ये आपको रैंक देता है। ठीक है ना, ये रैंक देता है, पर ये आता कैसे है? ये आता है प्रैक्टिस से। तो अब वापस हम उस पे आते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या हम इतने डिटेल में भी करेंगे, तो नहीं। मैं अभी इनिशियल स्टेज में सिर्फ बेसिक मैथ्स कराऊंगा, बेसिक क्वांट्स। ठीक है ना, मैं इतना कराऊंगा कि जिन बच्चों ने कभी मैथ्स से, जिनको या तो डर बैठा हुआ है या वो मैथ्स करना नहीं चाहते ना, उनके लिए ये सारे वीडियोस काफी बेनिफिशियल होंगे। और स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ उनकी, जिन्होंने मैथ्स, जिनका 10th के बाद जिन्होंने मैथ्स हाथ ही नहीं लगाया, 11th 12th में या तो उनका ह्यूमैनिटीज था स्ट्रीम, या फिर उन्होंने कॉमर्स की तरफ वो चले गए, और विद कॉमर्स विदाउट मैथ्स। ठीक है ना, उन्होंने मैथ्स को मतलब कंसिडर ही नहीं किया, और अभी ग्रेजुएशन में वो काम कर रहे हैं, और अब वो गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ, जॉब्स की तरफ गए हैं, और वो तैयार कर रहे हैं। दूसरा, सीसेट में इतना एडवांस क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी अंडररेटेड है ये सब्जेक्ट काफी। ठीक है ना, हम इसको अंडररेट करते हैं, या फिर हम इसको क्या करते हैं, हम इतना लग्जरी लेके चलते हैं खुद के माइंड में कि हमें लगता है कि ठीक है, लास्ट के 2 महीने 3 महीने अपन फैब मार्च अप्रैल कर लेंगे और कंप्लीट क्लियर हो जाएगा पेपर। पर ऐसा होता नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि ये साइलेंट किलर है। तो आपको रोज जो है ना, आधा घंटा 1 घंटा आपको, आधा घंटा मिनिमम, मैंने ओरिएंटेशन में भी बोला था कि आपको रोज 30 मिनट्स मिनिमम अराउंड इसके 30। अब आपके टाइम कैसे आप अपना शेड्यूल सेट करते हो, खास करके मैं यूपीएससी वालों की बात कर रहा हूँ, तो उनको सीसेट के लिए 30 मिनट जो है वो अभी से तो देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है ना, अगर आपका बिल्कुल मैथ जीरो है, अदरवाइज वो जिनका अच्छा है वो दिसंबर ऑनवर्ड्स जो है वो लगा सकते हैं। हालांकि इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप सैटरडे संडे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हम अभी बहुत बेसिक स्टार्ट करेंगे, 2 3 सीरीज में मैं ये प्लेलिस्ट दे दूंगा। और एडवांस, एक्चुअली इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का गेम होता है, और क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है ना, तो इसके अंदर ये नहीं देखा जाता कि आपका नॉलेज कितना है, इसके अंदर देखा जाता है कि विद इन टाइम, विद एक्यूरेसी, आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। मतलब दो चीज गेम में है, स्पीड और एक्यूरेसी। ठीक है ना, तो हमारा सबसे पहला फोकस होगा एक्यूरेसी पे, कि पहले तो क्वेश्चन सही हो, सही तो हो तब तो अपन करेंगे। अगर अपने सही नहीं हो रहा क्वेश्चन, तो अपन क्या करेंगे उस स्पीड का? सर में थोड़ी मारना है अपने को स्पीड।
तो एक्यूरेट है नहीं है, सबसे पहले अपने को ये देखना है कि क्वेश्चन एक्यूरेसी हमारी इंश्योर करें। पता लगा हमने 10 में से 10 क्वेश्चन कर लिए और 10 में से 9 क्वेश्चन गलत हो गए, तो फिर क्या फायदा करने का, दो ही कर लेते, कम से कम नंबर तो ढंग के आते। ये तो और जो बाकी सब्जेक्ट है उनके नंबर और कम करेगा ये। तो फिर हमारे पास तब आता है स्पीड। तो स्पीड वाले पार्ट को तो अभी इग्नोर कर दो भाई, हो रहा है अगर एक दिन में 2 क्वेश्चंस भी होंगे ना बहुत है, लेकिन वो एक्यूरेट होने चाहिए, वो सही होने चाहिए, ठीक है ना, उनका आंसर सही आना चाहिए, मेथडोलॉजी सही होनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात, जब हम मैथ्स करते हैं तो हम गलती करने से सबसे ज्यादा डरते हैं कि यार आंसर गलत आ रहा है, नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, पर इनसे ही घबराना नहीं है। क्योंकि सिंपल मैथ्स के लिए एक लाइन कही जाती है कि मैथ्स में आंसर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, और जिन रास्तों से आपको पता लगता जाता है कि आंसर नहीं आ रहा, वो आपके आगे चल के लिए ये सारे रास्ते काम आते हैं कि नहीं ये सारे गलत रास्ते हैं, इधर से कोई आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसमें अपने को गलती करने से भी डरना नहीं है। तो अब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं। बेसिक से कराऊंगा मैं, एकदम रिलैक्स होके अपने आप अपने नोटबुक ले लो, नोटबुक में आप अपने जो भी मेरे साथ अगर आपको लिखना है आप वैसे लिख लो, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी ब्रांचिंग बताता हूँ जो ऑफशूट है कि क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रैक्शंस, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन बिना फ्रैक्शंस को समझे हुए हमारे लिए समझना मुश्किल है। रेशियो, इसकी मीनिंग डेफिनेशन क्या है, यूज ऑफ रेशियो, रेशियो बनाते कैसे हैं, रेशियो को कंबाइन कैसे करते हैं, रेशियो को ऐड कैसे करते हैं। तो यहां तक तो हमारा रेशियो वाला पार्ट हो गया। फिर आता है प्रोपोर्शन, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, एप्लीकेशन, हेन एंड काउ कॉन्सेप्ट, मिसलेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसमें मिक्सचर वाले भी कॉन्सेप्ट आते हैं, हालांकि जब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन करेंगे ना तब ये वाला पार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं बेसिक से करवाता हूँ। तो आज हम दो तीन चीजें देखेंगे, एटलीस्ट आज हम ये तीन पार्ट ना यूज ऑफ रेशियो तक, कोशिश करता हूं मैं कि यूज ऑफ रेशियो तक अपन इसको कंप्लीट करके, ठीक है ना। तो सबसे पहले फ्रैक्शंस, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली अगर आप फ्रैक्शंस के सिंपल डेफिनेशन अगर आप देखो ना, तो सिंपल इसके लिए कहा जाता है पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है ना, पार्ट ऑफ अ होल। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये अपन ले लिए एक रेगुलर साइज पिज्जा, इसके अपन ने कर दिए 4 स्लाइस। किसी ने खा लिया ये वाला पार्ट, राम ने खा लिया ये, श्याम ने खा लिया ये, सीता और गीता, राम श्याम सीता और गीता चारों ने। तो राम ने 4 पार्ट किए थे, 4 में से पहला हिस्सा राम खाया, दो एक हिस्सा श्याम खाया, एक खाए गीता और एक खाई सीता। तो यही है फ्रैक्शन बेसिकली। तो फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या टू नहीं है क्या फ्रैक्शन? बिल्कुल है। जब भी कोई नंबर नहीं हो उसके नीचे, जैसे कोई नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं होता तो प्लस हिडन होता है, सिमिलरली अगर कुछ नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब क्या हिडन है, वो किससे डिविजिबल है, वो 1 से वहां पे डिवाइड हो रहा है और उसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो है 1। तो ये जो है जितने भी इंटीजर्स हैं ये अपने आप में ही फ्रैक्शंस हैं। वो अपन जब नंबर सिस्टम करेंगे तो स्पेसिफिकली मैं वहां पे बताऊंगा कैटेगराइजेशन। तो मैंने बोला कि पार्ट ऑफ अ होल, एक पूरे का एक हिस्सा। तो अगर आप इस पूरे को ऐड करो तो 4 एलसीएम हो गया, 1 + 1 + 1 + 1, 4/4। तो इसको कट करोगे तो कितना आ गया, एक। ये पूरा पिज्जा अपने आप में ही एक था ना, तो इसी एक का ये हिस्सा हो गया कि इस पिज्जा का हमने 4 पार्ट किया, इस पार्ट का एक हिस्सा, इस पार्ट को हमने किया, इस पार्ट का एक हिस्सा, फिर एक 4 पार्ट में से एक हिस्सा ही है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अब फ्रैक्शन में अगर आप देखो तो फ्रैक्शन में हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हमें दो तीन फ्रैक्शन बता देता हूँ। एक तो हमारे पास होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, अब नाम से ही पता चल रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना, जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हमारे फ्रैक्शन में दो ही बात है, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो अगर अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन देखो तो न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा कम होगी, जैसे ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब ये फ्रैक्शनल वैल्यू दिख रही है। और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा, जैसे 6/2। अब इसको आप कट भी कर सकते हो, 2 3 6, ठीक है ना। और तीसरा क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया आंसर, 3/1। तो ये भी एक फ्रैक्शन है। अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होल नंबर प्लस एक आपके पास फ्रैक्शन आता है प्रॉपर। जैसे अगर यहाँ पे अगर मैं ले लूं 7/2, सो 2 3 6, अभी रिमाइंडर रह गया 1 1/2। तो एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2। सो होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है यहां तक? तो अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात अगर आप देख रहे हो तो ये तीन तरीके के जो फ्रैक्शन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक प्रॉपर है, एक मिक्स्ड है, ठीक है ना। इम्प्रॉपर हमारे लिए वैसे भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक। अब सवाल उठता है कि अगर मैं इस फ्रैक्शन को थोड़ा डिटेल में और जाके समझाऊं, तो आप ऐसे समझो, एक सेकेंड, ठीक है ना। इसी फ्रैक्शन से हमने दो पार्ट यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं। एक तरफ मैं लिखता हूं परसेंटेज और यहां लिखता हूं रेशियो, दोनों एक ही बात है, ध्यान से समझ। फ्रैक्शन मैंने यहां लिखा,
फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से मैंने दो ब्रांचिंग इसकी की, एक मैंने किया परसेंटेज, दूसरा मैंने किया रेशियो, ठीक है ना। अब फ्रैक्शन की जो ओरिजिन है ना, उसको अगर अपन एक्सप्लेन करें तो दो तरीके से अपन कर सकते हैं, एक तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एक दूसरा इन टर्म्स ऑफ रेशियो। एक लाइन ड्रॉ करते हैं और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले परसेंटेज, नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, परसेंटेज अपने आप में चैप्टर है पूरा, तो हम डिटेल में भी करेंगे, अभी मैं सिर्फ सुपरफिशियली जो है ना ओवरव्यू दे रहा हूँ। परसेंट दो वर्ड से बना है, पर मतलब एवरी, ठीक है ना, ईच, और सेंट मतलब सेंट, वहां आउट ऑफ एवरी 100, तो इसकी बात की जाती है कि मतलब 100 में से कितना, इसकी यही है बस परसेंट का मतलब, ठीक है ना। सो अगर मैं यहां लिख रहा हूं 50%, इसका सीधा मतलब है 50/100 मतलब 100 में से 50। अगर मैं लिख रहा हूं 85%, इट मीन्स 85/100, 100 में से कितना, 85। सो इसका क्या मतलब, तो हमने कैसे डिफाइन किया, तो अब हमें दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये फ्रैक्शन ही तो है 50%, 50/100, 85/100, ये फ्रैक्शन ही तो है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। सो परसेंटेज को कैसे डिफाइन करेंगे, सो परसेंटेज इज सिंपली, इट इज अ फ्रैक्शन, इट इज अ फ्रैक्शन, ये एक क्या है, फ्रैक्शन है जिसकी डिनोमिनेटर कितनी है, हैविंग डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 100, जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज। क्लियर। दूसरी बात, अब ये हो गया, तो परसेंटेज के बारे में हमने देखा कि 100 में से कितना, आउट ऑफ एवरी 100, तो अगर हमने 50% लिखा तो 50/100, अब ये जाहिर सी बात है, ये एक तरीके का फ्रैक्शन ही है, हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं जो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म में आउट ऑफ एवरी पार्ट, तो 100 में से 50 पार्ट की बात हो रही है, तो एक तरीके का फ्रैक्शन है, पर कैसा फ्रैक्शन है, जिसका डिनोमिनेटर कितना है, 100। सिमिलरली रेशियो की हम बात करते हैं, तो रेशियो का अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन लिखूं ना यहाँ पे, इसका मतलब ही लिख देता हूँ, तो ये क्या होता है, ये होता है लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा, जब तक हमें लगता है कि मैथ्स में ना हमें डेफिनेशन क्यों आना चाहिए, मैथ्स में डेफिनेशन इसलिए आना चाहिए क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स कभी भी गलत नहीं होंगे। अगर मैथ्स में अगर आपके डेफिनेशन अगर गलत हो गई ना, तो फिर आपका पूरा का पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को खास ध्यान रखना है मैथ्स के अंदर, कि आपके जो भी, अगर आप देख रहे हो तो जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लानी है ना, तो डेफिनेशन का होना आपके दिमाग में बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना उसकी, ताकि हम क्वेश्चंस को बहुत ढंग से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक, तो मैंने बात की मीनिंग में कि लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन की बात है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12/15, तो ये लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो 12/15, 3 4 is 12, 3 5 is 15, 4:5 जो है, ये हो गया रेशियो। तो ये भी अगर देखो 4/5, तो ये भी तो एक तरीके का फ्रैक्शन ही है। तो रेशियो जो है वो अपने आप में वो कौन सा फ्रैक्शन है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, मान के चलो 20:25, सो ये भी हो, या नहीं सॉरी, ऐसे कर लो 20:30, सो 10:2 is 20, 10:3 is 30, 2/3, रेशियो में इसको अपन लिखते हैं 2:3, 2:3 कैन बी रिटन एज 2/3, तो यही है रेशियो, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का लीस्ट फॉर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर। सो यहाँ पे अगर अपन देखें तो फ्रैक्शन को हमने इतने डिटेल में समझा। अब अगर मैं दिखाऊं आपको एक और चीज, तो हमने, अगर आप 100% की बात करो, तो 100% क्या होता है, 100/100, यही हमने बात की, कि एक परसेंटेज का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 100, आउट ऑफ एवरी 100 हम देखते हैं। तो इसके अंदर एक ऐसा फ्रैक्शन जिसकी डिनोमिनेटर 100 हो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो जो 100% है वो बेसिकली रेशियो में, इसका रिड्यूस्ड अगर हम करेंगे, तो जो चीज परसेंटेज में 100 है, वो एक्चुअल रेशियो में कितनी आ गई, 1, 1 मतलब 1/1, ये सिंपल, इससे ज्यादा तो छोटा नहीं हो सकता। पर हमारे पास क्या है कि कुछ वैल्यूज हैं जिसे हमें क्या करना है, जिसे हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 50%, यहाँ पे तो मैंने कुछ वैल्यू लिख रखी है 50%, अब देखो, यहाँ देखो 50% मतलब 50/100, 51 is 50, 52, ठीक है ना। 25/100, तो 25 से एक बार में, 25 से चार बार में, 1/4, 25 is 100 हो गया, 10% हो गया, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है आपको, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें, इसके अंदर हमारे पास कई सारे वैल्यू है। 5% हो गया 5/100, सो 5 1 is 5, 5 2 is 10, तो 1/20, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ और वैल्यू बोलूं यहाँ पे लिखने के लिए, तो एक आप लिख लो 31, 1/3%, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये होगा 33 × 3, इसे 99 + 1, 100/3, सो 100/3, और ये परसेंटेज का ये आ गया, तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। यहाँ 16.5% लिखा ही हुआ है, ठीक है ना। ये 16.5, ये 1/6 नहीं होता है, ये गलत है, इसको करो, ये यहाँ पे, ये
कैंसिल करो, 16 2/3% होता है 1/6, ठीक है ना। 16 3 इज 48, तो 50/300, ये बेसिकली हो जाएगा 50/300 1/6। एक वैल्यू और बहुत ज्यादा जो कोई एग्जाम में आता है, अब आपको बार बार इसको निकालना नहीं है, आप प्रैक्टिस इतनी कर लो कि आपको याद ही हो जाए। ये होती है वैल्यू 100/7, दैट इज 100/700, तो 1/7। ये हो गया 12.5%, ये तो 1/8 होता है। एक और वैल्यू ले लो 11, 1/9%, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9, ठीक है ना। कुछ वैल्यू और बता देता हूं मैं। 11 1/9 हो गया, तो इसमें एक और वैल्यू आती है 9 1/11%, ये ठीक उल्टा हो जाता है 1/11, 11 1/9 था, ठीक है ना। 1/11 हो गया। 1/12 की वैल्यू जो होती है वो होती है 8 1/3%, ठीक है ना। इट इज इक्वल टू 1/12, ठीक। 7 1/7%, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/14, ठीक। 6 1/4%, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/16। 18 3/4%, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3/16, ठीक है ना। सो ये, और हमारे पास दो तीन वैल्यू और हो गई, उसको भी लिख सकते हैं जो कॉमन है। एक तो अपना हो गया 66 2/3%, एक ले लो, ठीक है ना, इसकी वैल्यू होती है 2/3। फिर ले लो 75%, ये तो सीधा है 3/4, 75/100, 25 × 3 75, और 400 37%, ये भी एक क्वेश्चन में खूब आता है, इसकी वैल्यू है 3/8, ठीक है ना। 31 1/4%, इसकी वैल्यू आ जाएगी फ्रैक्शन में 5/16। अब देख रहे हो हम टाइम कैसे बचाएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इन क्वेश्चंस की, ठीक है ना। सो बेसिकली मान के चलो क्वेश्चन में आपके, अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन ऐसा ना, एक दो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ इसके रिलेटेड, कि भाई ये हमारे लिए कितना इफेक्टिव है और इसको हम कैसे यूज में ले सकते हैं, इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं और हमारे लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और हम धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करके सारी वैल्यू लर्न हो जाएगी, इसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको रोज जो है वो, ये जो इनिशियल ये वाली जो 5 वैल्यू है ये लर्न होगी, इनमें से कुछ ये जो है बीच वाली वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट है। 14 2/7, 16 2/3 हो गया। उसके बाद आप आ जाओ 11 1/9, 9 1/11, उसके बाद आ जाओ 37 1/2%, और एक हो गया 31 1/4%। ये 6 7 वैल्यू जो है इसके बेस पे क्वेश्चंस आपको खूब देखने को मिलते हैं। तो इस पूरे चार्ट को अगर आप ऐसे सिंपल यहाँ एक लाइन देखो, तो आपने क्या, हमने क्या किया है, हमने यही किया है, जो परसेंटेज है उससे हमने क्या किया, रेशियो की तरफ हम गए हैं ना, परसेंटेज को ही तो रेशियो में कन्वर्ट किया है। तो ये इसका जो है, और रेशियो ये बेसिकली दोनों सेम ही है। तो रेशियो क्या है, ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो लीस्ट फॉर्म है, ठीक है ना। ये बेसिकली इसी के जो रेशियो जो हमने परसेंट में कन्वर्ट किया और उसको रिड्यूस कर दिया, तो वो आ गया हमारा रेशियो, ठीक है ना। सो यहां से अगर हम अब अपने चैप्टर पे अगर अपन चलें, तो हम मीनिंग ऑफ रेशियो में सबसे पहली बात क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का सबसे छोटा फॉर्म, ठीक है ना। पर एक बात यहां ध्यान रखनी है स्टार लगा के, क्या, कि रेशियो इज ऑलवेज इन लीनियर फॉर्मेट। रेशियो हमेशा किस फॉर्मेट में होगा, लीनियर फॉर्मेट में होगा, राइट। अब इसका क्या मतलब होता है लीनियर फॉर्मेट का, ध्यान से समझना। 1/2 is to 1/3, ठीक है ना। बेसिकली कि अब 1/2 जो है बेसिकली ये अपने आप में एक रेशियो है, 1/3 अपने आप में रेशियो है, तो यार रेशियो ऐसे रहेगा लीनियर फॉर्मेट में, ये क्या है, ये दोनों, ठीक है ना। तो इसको देखो, बेसिकली ये जो 1/2 है, और ये अब अब मान के चलो हमारे पास रेशियो होता है 3:4, तो हम क्या लिखते हैं 3/4, यही करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे 1/2 डिवाइड बाई 1/3 सिंपल, तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 डिवाइड में क्या करते हैं मल्टीप्लाई का साइन, राइट साइड रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकेट करने के बाद 3/2, तो बेसिकली आंसर कितना आएगा 3/2। तो हम वही करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्टीमेटली क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ का हमारे पास सीधा सीधा आउटकम कितना आ गया 3:2। तो ये हमारा क्या हुआ, रेशियो को आप कभी भी ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखोगे, रेशियो आपका हमेशा लीनियर फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक होगी बात। तो हमने क्या किया, इस तरीके से सिंपल, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि 1/2 डिवाइड बाई 1/3, और इसको यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया, और फाइनली वैल्यू कितनी आनी है 3/2 ही आएगी। तो इसमें कोई ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर हम कोई और क्वेश्चन लेते हैं, मान के चलो थोड़ा सा इसको अपन अगली स्लाइड पे चलें, और मैं एक एग्जांपल और कराऊं, कि यहाँ पे हमने ले लिया, ऐसे ले लो, छोटा नंबर ले लो 4/7, और यहाँ पे ले लो 8/11, ठीक है ना। तो इसको करने के क्या तरीके, या तो यहीं पे रिड्यूस जो हो रहा है न्यूमरेटर से न्यूमरेटर वो रिड्यूस कर दो, या फिर बाद में करो, दोनों तरीके बता देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे थे बेसिकली ऐसे, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 4 × 11 अपॉन
8 into 7, तो यहीं पे काट दो। तो ये हो गया बेसिकली 44/56, तो यहाँ भी कट सकता है, आप इसको रिड्यूस कर सकते हो 2 से 22 बार में, ठीक है ना। और ये 2 से 28 टाइम्स में, ठीक है ना। ये 2 से जाएगा कितनी बार में, 11 बार में। और ये 2 से कितनी बार में जाएगा, 14 टाइम्स में। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 11:14। ये तो यहाँ पे आया। अब देखो अगर इसको हम दूसरे तरीके से करें तो 4 into 11/8 into 7, तो यहाँ से 4 1 is 4, 4 2 is 8, तो ये बेसिकली 11/14 आया, ये वही आ रहा है। तीसरा तरीका, यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले यहीं पे कर रिड्यूस कर दो, 2 2 is 4, और या 4 1 is 4, 4 2 is 8, तो ये हो गया 11 into 1 और इस टू 7 into 2 14। तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया। तो हमें प्रोसेस भी पता है और वैसे भी पता है, ठीक है ना। और या बेसिकली अब ये लॉजिक क्या लग रहा है, 4/7 तो ये और कुछ भी नहीं है, ये यही है ना, 4/7 डिवाइड बाई 8/11, तो 4/7 into 11/8, तो अल्टीमेटली हम यही तो कर रहे हैं, सिर्फ 4 से ये 2 टाइम्स में गया, 11/14, ठीक है ना। सो रेशियो हमेशा हम लीनियर फॉर्मेट में लिखेंगे, भले वो किसी भी फॉर्म में दिया हो, रेशियो हमेशा लीनियर फॉर्मेट में होगा। पर अगर एग्जाम में हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन आ गया कि रेशियो बनाओ किसका, 1/2:1/3:1/4, यहां तक तो हम समझ चुके थे कि भाई ठीक है, 2 था तो ठीक है। 3 में क्या करेंगे, 3 में आपने कुछ भी नहीं करना, एलसीएम ले लो, ठीक है ना। जैसे देखो पहले मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपके पास कोई रेशियो दिया हुआ है 3:5, दोनों तरफ आपने 3 से या 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया 12, ये हो गया 20, कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 3 is 12, 4 5 is 20, अल्टीमेटली रेशियो आपका 3:5 ही रहेगा। मल्टीप्लाई अगर सेम नंबर से करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता रेशियो के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली सेम नंबर से डिवाइड होगा तो रिड्यूस होके वही आना है। तो तो इसका मतलब ये कि 1/2 3 4 जो है, 2 3 4 जो बेस बेस में है, इसका एलसीएम ले लो और कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे तीनों नंबर 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 12 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6, ये हो गया 4, और ये हो गया 3। सो 6:4:3 हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना, 6 4 और 3। क्लियर। तो इसके अंदर अगर आप देखो प्रैक्टिस करनी है तो एक लास्ट क्वेश्चन आप और कर सकते हो, 2/3:1/4:5/6। अब इसका आप देख लो, तो इसका इसका भी मेरे को लगता है एलसीएम कितना आएगा, 6 से 12 ही आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 12 से वापस, तो 3 से ये 4 बार में गया, तो 4 2 या 8, यहाँ पे 12, सो 3, सो 8:3, और यहाँ पे भी 12, तो 6 से 2 बार में तो 10, सो 8:3:10। ये है हमारे पास रिप्रेजेंट करना, रेशियो को लिखना कि किस तरीके से। तो रेशियो के बारे में हमने दो बातें ही देखी। एक तो हमने देखा कि रेशियो जो है फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का लीस्ट फॉर्म में है। दूसरा कि वो हमेशा ही लीनियर फॉर्मेट में होता है। क्लियर है यहां तक। चलो अब लास्ट टॉपिक अपन कर लेते हैं कि इसको अपन यूज कहाँ करते हैं। यूज अपन रेशियो को सीधा सीधा है ना कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, सीधा एक लाइन का एक वर्ड का आंसर है इसका, ठीक है ना। इसके अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन में जाओगे तो यूज ऑफ रेशियो में आपको जब 7th 8th क्लास में अपन आर एस अग्रवाल पढ़ते हैं तो सिंपल आपको क्या लिख के मिलता है कि रेशियो को यूज क्यों करते हैं, टू मेक रिलेशन, और इसमें इसमें भी कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मेक रिलेशन अमंग टू और मोर मोर देन टू सिमिलर वैल्यूज, ठीक है ना। टू और मोर मोर देन टू, टू और मोर या टू सिमिलर वैल्यूज इन मिनिमम फॉर्म। अब ध्यान से इन कीवर्ड को देखना, एकदम ध्यान से समझना। हमने पहले बोला रिलेशन, ये बेसिकली कंपैरिजन का ही भाई हो गया, दो या दो से ज्यादा, ठीक है ना। टू और मोर, ये देन टू भी हटा दो कोई बात नहीं, टू और मोर सिमिलर वैल्यूज ये है कीवर्ड। इन मिनिमम फॉर्म, मिनिमम तो चलो अपने को पता है कि अपन लीस्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, पर कंपैरिजन कर रहे हैं सिमिलर वैल्यूज का मतलब जैसे सपोज मैं क्लास में बच्चों में कंपैरिजन कर रहा हूँ, ये थोड़ी है कि मैं एक बच्चे की हाइट ले लूंगा, दूसरे बच्चे के देखूंगा कि कितना झाड़िया है उसका मैं वेट ले लूंगा, ठीक है ना। या कौन कितना, एक का ले लूंगा कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है और दूसरे को कंपेयर कर दूंगा कि उसके मैथ्स के मार्क्स कितने आए हैं। ऐसे नहीं ना, वैल्यू हमेशा सिमिलर होनी चाहिए। तो अगर मैं मैथ्स में कंपेयर कर रहा हूँ तो दोनों को कंपैरिजन का पैरामीटर सेम होगा। जैसे क्लास में बच्चों को मैंने हाइट मेजर करने के लिए बोला, कोई डेस्क पे ही खड़ा हो गया, कोई मेरे सर पे ही खड़ा हो गया, कोई किधर ही जाके, कोई इधर, कोई बिल्कुल ही बेस से ही लग के बस खड़ा हो गया, कोई सीधा बच्चा है, कोई तो जो है वो टेबल वेबल सब तोड़ के ऊपर चढ़ गया।
तो ये तो क्या आपने वो एग्जैक्ट तो सिनारियो कुछ मिला ही नहीं, अपन ने तो कंपेयर ही नहीं किया। तो हमने बेस इक्वेट करना है, जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि सेम टाइप से हम इक्वेट इक्वेट करें। तो एक तो ये ब्रॉड लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा सिमिलर वैल्यू में कॉन्सेप्ट होता है जिसकी हमने बात की कि हम सेम टाइप के क्वांटिटी को डील करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें है कि एक जैसी ही चीजें होनी चाहिए, जो वैल्यू है वो एक जैसी। अगर हम हाइट कंपेयर कर रहे हैं तो सबका ही हाइट कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। जैसे अब मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे दो लोग हैं, एक है ए और एक है बी। ए की सैलरी है 5,000, इसमें लखन थोड़े कम है। बी की सैलरी है 10,000, मतलब ये इसके डबल कमा रहा है, ठीक है ना। तो सैलरी अगर हम इसके रेशियो निकाले ए इज टू बी, तो ये अपन पढ़ चुके हैं। सीधा सीधा 3 जीरो से 3 जीरो गया, 5 1 is 5, और रिड्यूस फॉर्म में हमने लिख दिया 1:2। मतलब ए जो है बी का जस्ट जो है आधा है, मतलब बी जो है डबल कमा रहा है, 1:2 यही मतलब हुआ इसका, ठीक है ना। तो अगर आप देखो तो हमने यहाँ बात की कि इसको, अब देखो मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और यहाँ पे ये लिखता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यूज क्यों कर रहे हैं, तो हम यूज कर रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है ना। ठीक, दो बातें। तो कंपैरिजन जिससे कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो कंपैरिजन जिससे कर रहे हैं, तो हमारा जो कंपैरिजन होता है ना, रेशियो में जो है कंप्लीट होता है 1। और वही 1 जो है हमने देखा था कि परसेंटेज में कितना हो जाता है, 100%। भाई 100% की वैल्यू होती है 100/100, तो यही हो गया 1/1। तो सबसे, तो जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं वो अपने आप में पूरा है, कितना है वो 100% माना जाता है, ठीक है ना, जिससे हम कंपैरिजन हो रहा है। तो कंपैरिजन में जो परसेंटेज के टर्म्स में जो 100% है, वो रेशियो के टर्म में कितना है, और रेशियो में वही वैल्यू कितनी है, 1। अब देखो एक बात ध्यान से, अगर मैं यहां लिखूं, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ए इज 1/2 ऑफ बी। ए कितना है, 1/2 ऑफ बी, आधा है बी का, एक्चुअली यही बात है, बस सिंपल सिंपल। तो ध्यान से देखो, तो ए जो है 1/2 है, मतलब अगर मैं यहां से रेशियो पहले बनाऊं ए इज टू बी की, तो अगर बी 1 है तो ये कितना है 1/2। लेकिन अभी 1 मिनट पहले हमने, थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लीनियर फॉर्मेट में तो बेसिकली ये 1/1 है। तो अगर इसको ये अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 1:2, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ठीक है ना। अगर एक और एग्जांपल लेके अगर मैं समझाऊं तुम्हें कि एक और कोई वैल्यू अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे एक मैं ले लेता हूँ, कोई बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ, ए इज 3/4 ऑफ बी, ठीक है ना। मतलब ए और बी की रेशियो निकालनी है, अगर बी 1 है रेशियो में, तो ए कितना है, 3/4 है इसका, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यही होता है बेसिकली। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3/4 डिवाइड बाई 1/1, सो इट इज इक्वल टू 3/4 इंटू 1/1। सो फाइनल आंसर हो गया 3/4, दैट इज 3:4, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमने क्या सीखा है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। सो इट इज इक्वल टू 1 × 3 इज 3, और बी हो गया 4। अब ध्यान से देखो, यहाँ 4 था तो बी 4 आ गया, यहाँ 2 था तो बी आ गया। इसका मतलब हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम यहाँ बी से कंपेयर कर रहे हैं। तो जिससे कंपैरिजन होता है ना, उसको हम सीधा कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर, इस लाइन को याद रखना, जिससे कंपैरिजन हो रहा है ना, उसकी वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में होगी। तो दो जो है, बी की वैल्यू 2 है, और दो, और ये कॉन्सेप्ट प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ठीक है ना, एवरेज, टाइम डिस्टेंस, स्पीड, ट्रेन, पाइप एंड सिस्टम, हर जगह ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बस अकेली ब्रह्मा की लकीर पूरे अर्थमेटिक की यही है, रेशियो और ये कंपैरिजन वाला, ये जो अपन ने चार्ट देखा है, बस इसके अलावा और कुछ ही नहीं है। अगर ये बातें समझ में आ गई ना, 2 बार रिपीट करके देख लो, अगर समझ में आ गई ना, बस काम हो गया, ठीक है ना। अब जैसे देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल कराता हूँ एक दो और, अगर ध्यान से समझो। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ए इज 37 1/2% ऑफ बी, और ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, ये स्टेटमेंट की एक लाइन होगी। पर जो बिल्कुल जिंदाबाद टाइप का बच्चा होगा ना, वो क्या करेगा, वो उसको बैठ के मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसमें ये ऐड करेगा, फिर डिवाइड बाय 100 करेगा, फिर इसको सॉर्ट आउट करेगा। पर जिसने प्रैक्टिस की है ना, वो इसको देखते ही उसका दिमाग चलेगा कि अरे ये कुछ भी नहीं है, ये है ए इज 3/8 ऑफ बी। तो जिससे कंपेयर हो रहा है तो ए इज टू बी निकालना है। तो क्या देखेगा वो, जिससे कंपेयर हो रहा है वो कहाँ होता है, डिनोमिनेटर में। तो ए इज 3/8, तो 8, अगर बी 8 है तो ए कितना है, 3 है, किसका, बी का। तो बी कितना है, 8, तो 8 में से 3 ए है, ठीक है ना। तो यहां से सीधा सीधा हम इस तरीके से इसको कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक। तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो ना पूरे इस सब्जेक्ट की, तो बहुत ज्यादा चीजें जो है वो आसान हो जाती है, ठीक है ना। और यही कॉन्सेप्ट, सिर्फ यही नहीं, आप आगे जाके देखोगे जब अपन निकालेंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो इसमें भी हम घूम फिर के वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं
इसमें हम देखते हैं टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यही जो टोटल मार्क्स है यही तो 100% है अपने आप में, पूरा तो यही है। या फिर अगर आप निकालते हो कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट हम क्या करते हैं, हम सिंपल देखते हैं कि भाई एसपी माइनस सीपी, हमने कितने में बेचा और कितने में खरीदा था, ये हमारा प्रॉफिट है ओवर सीपी। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम कॉस्ट प्राइस को ही 100% मानते हैं। हम कंपैरिजन जिससे करते हैं कॉस्ट प्राइस पे ही तय होगा। जितने में खरीद के लाए थे उसी से अगर कम में बेच दिया तो नुकसान, ज्यादा में बेच दिया तो जिसको जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको हमेशा बेस में रखते हैं। हमारे पर मार्क्स के परसेंटेज क्या है, तो टोटल मार्क्स से ही निकालेंगे, जिससे कंपेयर करेंगे उसको कहाँ रखेंगे, बेस में। और जो बेस में होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है, उसकी वैल्यू परसेंटेज में कितनी होती है, 100%। बस यही दो कॉन्सेप्ट है। इस दो कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो बेसिकली आपने एक तरीके से अपना जो, हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो रेशियो का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ना, वो कंप्लीट कर लिया। अभी यहां से हम थोड़े बहुत एप्लीकेशन वाले पार्ट पे चलेंगे। तो एग्जाम में ना, जैसे देखो, पहले आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, फिर बेसिक एप्लीकेशन होना चाहिए, फिर एडवांस एप्लीकेशन होना चाहिए, और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होगी आपकी। और ये जो है ना, ये फाइनल सिलेक्शन दिलाता है, पर्टिकुलरली बैंकिंग, एसएससी, इन सब वाले एग्जाम में, ठीक है ना। यूपीएससी में आपका यहाँ यहाँ तक में भी कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन, इन दो से सी सेट आपका पार हो जाएगा। इन दोनों से अगर आप एडवांस कर लेते हो तो आप और ज्यादा श्योर शॉट हो जाओगे। तो अभी तो हम फिर बेसिक ये वाली सीरीज चलाएंगे। आने वाले टाइम के जब मैं क्वेश्चन में एबिलिटी कराऊंगा तो ये दोनों, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो ये मैं अभी नहीं करा सकता इतना। तो अभी पहले हम बेसिक पे ही फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो चलो, आज की क्लास में इतना ही। और अगर कोई भी फीडबैक होगा, आप मेरे को आराम से कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो। आपके पास इंस्टाग्राम की आईडी है, सब सारे कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ मैं, तो आप ऐसे डायरेक्ट भी मेरे को फीडबैक दे सकते हो।